लड़के को उस पर यकीन नहीं हुआ जो वो देख रहा था। नखलिस्तान। भूगोल की किताब में जो उसने देखा था उसमें तो नखलिस्तान बस कुछ खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ पानी का एक कुआं भर था, पर यह तो वास्तव में स्पेन के कई शहरों से भी बड़ा था। 300 कुएं और 50,000 खजूर के पेड़ों के बीच अनगिनत रंग बिरंगे तंबू लगे हुए थे। ये तो 1001 रातों वाली अलिफ लैला की कहानी जैसा लग रहा है, अंग्रेज ने कहा, जो किमियागर से मिलने के लिए उतावला था। आते हुए जानवरों और लोगों को ताज्जुब से देखते हुए बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। नखलिस्तान के पुरुष जानना चाहते थे कि उन्होंने कोई लड़ाई देखी या नहीं। औरतों में भी व्यापारी द्वारा लाए गए कीमती पत्थरों और कपड़ों को देखने के लिए आपस में होड़ थी। रेगिस्तान की खामोशी दिवा स्वप्न बनकर रह गई। कारवां के सभी यात्री बिना रुके हुए बोले जा रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, मानो वे अभी अभी रूहानी दुनिया से आए हों और एक बार फिर दुनियावी लोगों से मिल रहे हों। वे बड़े सहज और खुश थे। रेगिस्तान में भी सारी जरूरी एहतियात बरत रहे थे। ऊंट चालक ने लड़के को बताया था कि नखलिस्तान हमेशा से तटस्थ क्षेत्र माने जाते रहे हैं। वहां रहने वालों में बहुतायत स्त्रियों और बच्चों की होती है। पूरे रेगिस्तान में नखलिस्तान भरे पड़े हैं, लेकिन कबीले वाले हमेशा रेगिस्तान में ही लड़ाई करते हैं। शरण लेने के लिए नखलिस्तानों को छोड़ देते हैं। कुछ परेशानी के बाद कारवां का सरदार सब लोगों को एक जगह पर एकत्रित कर पाया और हिदायत देते हुए बोला, हम लोग यहाँ तब तक ठहरेंगे जब तक कि कबीले वालों की आपसी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। चूंकि हम यहाँ आगंतुक हैं, इसलिए यहाँ के निवासियों की रिहायशी जगहों में साथ साथ ही रहना पड़ेगा। हमारे मेजबानों की हर कोशिश होगी कि रहने के लिए अच्छे से अच्छा स्थान मिले। मेहमान नवाजी का यही दस्तूर है। फिर उसने हर एक व्यक्ति को अपने पहरेदारों समेत कहा कि वे अपने हथियार उन लोगों के हवाले कर दे जिन्हें कबीले के सरदार ने नियुक्त किया है। लड़ाई के यही नियम है, सरदार ने खुलासा करते हुए कहा। नखलिस्तान में फौज या फौजियों को शरण देना मना है। लड़के को आश्चर्य हुआ जब अंग्रेज ने अपने झोले में से एक रिवॉल्वर निकालकर हथियार एकत्र करने वाले को सुपुर्द किया। रिवॉल्वर? क्यों? लड़के ने पूछा। इससे मुझे लोगों पर विश्वास करने में मदद मिलती है, अंग्रेज ने जवाब दिया। इस बीच लड़का अपने खजाने के बारे में सोचने लगा। जो जो वो अपने सपने के करीब आता जा रहा था, चीजें मुश्किलें होती जा रही। उसे लगा कि बूढ़े बादशाह द्वारा बताई गई शुरुआती तकदीर ने काम करना बंद कर दिया था। अपने सपने को साकार करने की तलाश में उसे बराबर अपनी लगन और हिम्मत का इम्तिहान देना पड़ रहा था। इसलिए ना वो उतावली से पेश आ सकता था और ना बेसब्री से। इसलिए वो अपनी अंत प्रेरणा का कहा मानने लगा तो वो अपने रिश्ते में ईश्वरीय लक्षण और शकुन देख पाने में असमर्थ होगा। ईश्वर ने अब तक उन्हें मेरे रास्ते में बिछाया है। उसे अपनी सोच पर आश्चर्य हुआ। अब तक वो शगुनों को केवल इस दुनिया की कोई वस्तु मानता था, जैसे कि खाना या सोना या फिर प्रेम करना, किसी नौकरी पर जाना। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे शगुन ईश्वर की भाषा है, जिसके जरिए वो बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इतने बेसब्र मत बनो, उसने खुद से कहा, वैसे ही जैसे ऊंट चालक ने कहा था। खाओ जब खाने का वक्त है और आगे बढ़ो जब आगे बढ़ने का वक्त है। उस दिन सब थक कर पड़ते ही सो गए, अंग्रेज भी। लड़के को ऐसी जगह ठहराया गया जो उसके दोस्त से बहुत दूर थी। उसके तंबू में उसी की हम उम्र के 5 और नवयुवक ठहरे हुए थे। वे सब रेगिस्तान के रहने वाले थे और उस लड़के से बड़े शहरों की बातें सुनना चाहते थे। लड़के ने उन्हें अपने गडरिये जीवन की कथा सुनाई और क्रिस्टल की दुकान पर हुए अनुभव सुनाने जा ही रहा था कि वो अंग्रेज तंबू में आ गया। मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ, उसने लड़के को कहा और उसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर आ गया। मैं चाहता हूँ तुम किमियागर को ढूंढने में मेरी मदद करो। पहले तो उन दोनों ने मिलकर खुद ही किमियागर को ढूंढ निकालने की कोशिश की। किमियागर इस नखलिस्तान में रहने वाले लोगों की तरह थोड़े ही रहता होगा। जरूर उसके तंबू में भट्टी लगाकर जलती रहती होगी। उन्होंने हर जगह उसकी तलाश की, मगर नखलिस्तान उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसमें सैकड़ों तंबू थे। हमने पूरा दिन यूं ही बेकार गवा दिया, अंग्रेज ने कुएं के पास बैठते हुए लड़के से कहा।
चलो किसी से पूछ लेते हैं, लड़के ने सलाह देते हुए कहा। अंग्रेज नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वो यहाँ क्यों आया है, इसलिए वो कुछ तय नहीं कर पाया। लेकिन फिर इस बात पर राजी हो गया कि वो लड़का जो उसके मुकाबले बेहतर अरबी जुबान जानता था, वो ही उसका पता मालूम करे। लड़के ने कुएं पर मशक भरने आई एक महिला के पास जाकर सलाम करते हुए कहा, यह नकलिस्तान में कोई किमियागर रहता है? महिला ने कहा कि उसने तो कभी ऐसे शख्स के बारे में नहीं सुना और जल्दी से वापस चली गई। जाते जाते वो लड़के को समझा गई कि बेहतर होगा कि वो काला बुर्का पहने किसी औरत से बात करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वे शादीशुदा होती हैं। उसे यहाँ के रिवाजों का ख्याल रखना चाहिए। अंग्रेज को बड़ी निराशा हुई। उसे लगा उसकी इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ हो गई। लड़के को भी दुख हुआ। उसका दोस्त भी तो अपनी नियति को खोजने निकला था, और जब ऐसा कोई कर रहा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यही तो कहा था उस बूढ़े बादशाह ने। वो गलत तो नहीं हो सकता। मैंने कभी किसी किमियागर के बारे में सुना ही नहीं था। लड़के ने कहा, हो सकता है यहाँ भी किसी ने ना सुना हो। अंग्रेज की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल ठीक, हो सकता है यहाँ भी किसी ने किमियागर के बारे में ना सुना हो। अच्छा, अब इस तरह मालूम करो कि यहाँ लोगों की बीमारियों का इलाज करने वाला कोई है। अंग्रेज के जोर देने पर भी लड़के ने किसी भी ऐसी औरत से बात नहीं की जो काला बुर्का पहनकर किसी कुएं से पानी भरने आई थी। तभी वहां एक आदमी आया। लड़के ने उससे पूछा, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो बीमार लोगों का इलाज करता हो? हमारी बीमारियां तो अल्लाह ही दूर करता है, इन अजनबियों से आशंकित उस व्यक्ति ने जवाब दिया। क्या आप लोग भूत प्रेत के डॉक्टर या ओझा की तलाश में तो नहीं हैं? यह कहने के बाद उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक और आदमी आया। वो उम्र में बड़ा था। उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी थी। लड़के ने अपना सवाल दोहराया। आप लोग क्यों इस तरह के आदमी को ढूंढ रहे हैं? उस अरब ने पूछा। क्योंकि मेरा दोस्त उनसे मिलने की खातिर इतनी दूर चलकर आया है। अगर ऐसा आदमी इस नकलिस्तान में रहता है तो वो बहुत ही ताकतवर होगा। फिर कुछ पल सोचकर उस अधेड़ आदमी ने कहा, यह कबीले के मुखिया भी उससे नहीं मिल सकते जब तक कि वो खुद ना चाहे। सुनो, लड़ाई खत्म होने का इंतजार करो, फिर कारवां के साथ आगे बढ़ जाओ। इस नकलिस्तान के जीवन में घुसने या दखल देने की कोशिश मत करो। ये कहकर वो भी चला गया। मगर अंग्रेज बहुत खुश था। वे सही रास्ते पर थे। अंत में एक नवयुवती वहां पर आई जो काले कपड़ों में नहीं थी। उसके कंधे पर एक बर्तन था। उसका सिर तो ढका हुआ था मगर चेहरा खुला हुआ था। लड़के ने उसके पास जाकर किमियागर का पता पूछना चाहा। उस पल उसे लगा कि वक्त ठहर गया है। उसकी अंतरात्मा उससे कुछ कह रही है। उसने जब उस लड़की की काली आंखों में झांक कर देखा, उसके होंठ देखे जो मुस्कुराहट और खामोशी के बीच ठहरे हुए से थे, तब उसे दुनिया की वो भाषा फौरन समझ में आ गई जो सभी बोलते हैं, समझते हैं अपने दिल से। वो प्यार था, मानवता से भी पुराना, रेगिस्तान से भी पुराना। जब भी दो आंखें मिलती हैं ऐसा ही होता है, जैसा कि इस कुएं पर हुआ। वो मुस्कुरा दी। ये निश्चय ही एक शुभ शकुन था जिसका वो बिना जाने ही सारी जिंदगी इंतजार करता आया था, जिसे वो ढूंढ रहा था अपनी भेड़ों में, किताबों में, क्रिस्टलों में और रेगिस्तान की खामोशी में। वो दुनिया की शुद्धतम भाषा थी। उसका मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे अंतहीन समय में परिक्रमा करती पृथ्वी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं होती। लड़के को उस पर लगा कि वो अपने जीवन की एकमात्र और अद्वितीय स्त्री के सामने है, और यह कि बिना शब्दों की जरूरत के उस स्त्री को भी यही लगा था। दुनिया की किसी चीज पर यकीन से ज्यादा उसे इस एहसास पर यकीन था